तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आप सभी को पता है कि आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया जा रहा है। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने से पहले आपको चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को बताया जाता है, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल आप लोगों को आसान लगे। क्योंकि जब सूत्रों की जानकारी आपको हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएंगे। सूत्रों के साथ साथ जो बेसिक बातें होती है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। एक तरीके से आप सभी लोगों को पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। तो चलिए भाई, सभी विद्यार्थी भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में भैया शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और स्टार्ट करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए अपनी क्लास को हम, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो हम सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद जो अनसॉल्व पेपर यानी जो आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनमें जो आपको न्यूमेरिकल पूछे गए इस चैप्टर से वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर लिए जाएंगे। तो क्लास यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ा होगा। वैद्युत विभव को किससे लिखते हैं? पहला सूत्र आपको हो जाएगा वैद्युत विभव का, V बराबर आपका होता है W/Q0। Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से जब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जो कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभवांतर में इसको लिखा गया है ΔV से। वैद्युत विभवांतर में क्या होता है? इसी एकांक धन परीक्षण आवेश जिसको Q0 कहते हैं, इसी एकांक धन परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लाते हैं तो किया गया जो कार्य होता है, ठीक, वो क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है बस, दोनों का मात्रक भैया ओल्ट होता है, इसका भी मात्रक ओल्ट होता है और इसका भी मात्रक ओल्ट होता है। दूसरे मात्रक की बात करें तो जूल प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। जबकि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। ΔV लिखा है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो वैद्युत विभव होती है ये एक आपकी अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? वैद्युत विभव यहाँ पर अदिश राशि। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जो कि सदिश राशि होती है, ठीक है। अदिश राशियों का जब भी परिणामी निकाला जाता है तो क्या किया जाता है? उनका बीजगणितीय योग किया जाता है। और सदिश राशियों का जब भी परिणामी निकाला जाता है तो जब दिशाएं समान होती हैं तो उनका बीजगणितीय योग होता है परिणामी निकालने के लिए, ठीक है, जो भी सदिश राशि होंगी। और अगर दिशाएं विपरीत हैं तो उनका परिणामी उनके अंतर से प्राप्त होता है। समझ गए? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला सूत्र जो होगा इस चैप्टर का, अगला सूत्र होगा आपका, हाँ ये भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो आप कहोगे ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 की घात -19 जूल होता है, ठीक है। 1.6 × 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है, सॉरी 1.6 × 10 की घात -19 जूल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सही बताया भाई, गलती नहीं कीजिएगा, लिख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, बराबर 1.6 × 10 की घात -19 जूल के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वैसे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बिंदु आवेश के कारण जो विभव V बराबर बिंदु आवेश के कारण होता है 1/4πε0 Q/r, ठीक है। ये आपका क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने वैद्युत विभव इसमें पढ़ा होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण या अक्षीय स्थिति में एक है और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते, बस केवल आपको रिवीजन कराते हैं कि अक्षीय स्थिति में आपने जो वैद्युत विभव का व्यंजक निकाला था वो क्या निकाला था। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक आया था 1/4πε0 P/r, ठीक है। देखिए तीव्रता में r² होता था लेकिन यहाँ ओनली r होता है, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वो केवल बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव निकालते हैं उसमें r होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव निकालते हैं तो यहाँ r² होता है।
समझ गए। v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन r स्क्वायर, मात्रक आपका ओल्ट ही होगा। अच्छा बात करें निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। इन सारे डेरिवेशनों को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, सारी डेरिवेशन मिल जाएंगे, सारी डेरिवेशन आपको सॉल्व कराए गए हैं। ठीक है, आपको इस समय न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न छूटा है, कोई भी डेरिवेशन छूटा है, प्लेलिस्ट को देखिए, मैंने एक मास्टर प्लेलिस्ट बनाई है जो कि संपूर्ण फिजिक्स के उसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो सूत्र होगा महत्वपूर्ण सूत्र, सूत्र नंबर 7 होगा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की परिभाषा भी एग्जाम में आ जाती है। कहा जाता है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है, क्या होता है भैया, विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन, अर्थात दूरी में परिवर्तन को डेल एक्स से लिखा जाता है और विभव में परिवर्तन को डेल वी से लिखा जाता है। परिवर्तन को हमेशा डेल से लिखा जाता है, और जैसे विभव है, विभव में परिवर्तन तो डेल्टा वी हो जाएगा, दूरी में परिवर्तन तो डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव परिवर्तन की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। देखो दूरी परिवर्तन की दर, क्योंकि ये बटे में है, के साथ विभव परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ध्यान से समझो, सूत्र में ही परिभाषा होती है। ये x क्या है, दूरी, डेल्टा क्या है, परिवर्तन, दर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बटे में है, के साथ जो विभव मतलब v में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। देखो कितनी आसान परिभाषा है। अच्छा, एक 8वां सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव प्रवणता में संबंध होता है माइनस का डेल्टा V बटे में डेल्टा x, अर्थात विभव परिवर्तन की जो ये विभव परिवर्तन है, विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर या विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के क्या होता है, बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के समानुपाती होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ से एक दूसरा मात्रक भी निकल के आता है। क्या मात्रक निकल के आता है, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स के बराबर होती है ना। डेल्टा वी का मात्रक वोल्ट और डेल्टा एक्स दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा मात्रक निकल के यहाँ से इस सूत्र से आता है वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलम तो आप लोगों ने पढ़ाई है पहले चैप्टर में, E बराबर F/Q से, लेकिन एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा मात्रक यहाँ से निकल के आता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करें, एक प्रश्न आता है कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज भी करा रहा हूँ। ठीक, तो एक तरीके से आप सभी का रिवीजन हो रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल पर चढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही मजा आने वाला है। अच्छा, अगला जो आपका होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा कोई भी हो वह हमेशा कार्य के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर, सभी विद्यार्थी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R, Q1 Q2 बटे में R। ठीक है, सूत्रों को इसलिए देख लेते हैं कहीं पर त्रुटि ना हो लिखने के वक्त, नहीं अगर हम यहाँ पर त्रुटि कर देंगे तो आप सभी लोग गलत ही पढ़ेंगे, और हम गलत करना चाहते नहीं, एक भी चीज़ भी गलत नहीं होने देंगे। ठीक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। R जो होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, मात्रक हमेशा आपको जूल ही लिखना है। बताइए सूत्र आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का? बिल्कुल आता होगा। चलिए अब इसमें धारिता वाला चैप्टर भी आपका शामिल है। तो धारिता C बराबर आपका होता है, C बराबर धारिता को किससे व्यक्त करते हैं भाई, C से। धारिता C बराबर होता है Q/V। ठीक है, धारिता C बराबर कितना होता है, Q/V। मात्रक की बात करें तो धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है, और दूसरे मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। ये वैद्युत धारिता का सूत्र होता है, सभी को आना चाहिए। आगे बात करें तो वैद्युत धारिता में विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता जो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 में R। विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ठीक है, R जहाँ होती है विलगित गोली चालक की त्रिज्या, गलती नहीं कीजिएगा। आगे बात करेंगे, आप लोगों ने ऊर्जा ह्रास का व्यंजक निकाला है, चैप्टर का सबसे मेन आपका क्वेश्चन ऊर्जा ह्रास का व्यंजक। उसमें उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक भी निकाला, और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक क्या होता है। तो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक सभी को पता होना चाहिए, मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया है। उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है कुल आवेश यानी Q1 प्लस Q2 दोनों चालकों का कुल आवेश,
और बटे में क्या आपका होता है कुल धारिता यानी C1 प्लस C2। इसी सूत्र को आप थोड़ा सा बदल के भी लिख सकते हो। Q1 बराबर कितना हो जाएगा C1V1, कितना हो जाएगा C1V1, और Q2 बराबर C2V2, और बटे में कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये दोनों सूत्र सेम ही है, याद रखिएगा। जो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है कुल आवेश बटे में कुल धारिता। ठीक, आवेश की बात करें तो इसको Q1 बराबर C1V1 लिखा जा सकता है, Q2 को C2V2 लिखा जा सकता है, बटे में C1 प्लस C2। बताइए कोई समस्या? ये सूत्र भी सभी को आता होगा। और इसमें एक अन्य सूत्र आएगा ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास इस बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, डेरिवेशन नहीं किया है तो प्ले लिस्ट बनी भैया कर डालिए। ऊर्जा ह्रास डेल्यू से लिखा जाता है। ऊर्जा ह्रास का व्यंजक डेल्टा यू बराबर, इसका व्यंजक सभी को आना चाहिए C1 C2, ठीक है, C1 C2 अपान में 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस क्या होता है भाई V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा ह्रास का व्यंजक है। ठीक है, कहीं पर भी काम आ सकता है, इसलिए सूत्र आना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों ने इसमें संधारित्रों का संयोजन भी पढ़ा, इस बार सिलेबस में है, और इसका डेरिवेशन भी इस बार सिलेबस में है। एनसीईआरटी बुक को ओपन करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डालोगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन भैया? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में जो होता है, श्रेणी क्रम में होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अर्थात हम कह सकते हैं कि संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है, जिसको हम कुल धारिता कहते हैं, उसका व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है श्रेणी क्रम में। और दूसरा होता है एक पार्श्व क्रम, जिसको हम समांतर क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। समांतर क्रम में जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, उसकी जो कुल धारिता होती है वो सभी धारिताओं के बीजगणितीय योग के क्या होती है भाई बराबर होती है। उल्टा होता है प्रतिरोधों में, क्या होता है श्रेणी क्रम में ये होता है, समांतर में ये होता है, लेकिन धारिता में क्या होता है, जो उस प्रतिरोधों में श्रेणी में होता है वो यहाँ पर समांतर में होता है, उल्टा होता है। तो व्यंजक आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस पर भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। तो अभी हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे सारे टाइप के। ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इसका व्यंजक भैया नहीं बचा हुआ है, लेकिन आवेशित इसको रब कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। सारे महत्वपूर्ण सूत्र एक जगह हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा कलम पेन निकाल लीजिए। इन सूत्रों को इसीलिए लिखा रहे हैं कि आपको इससे क्या होगा, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र आ जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल चाहे जहाँ से आ जाए, आपके लिए बिल्कुल भी वो आसान हो जाएगा। ठीक है, कठिन लगने वाला ही नहीं है। अब एक अगला व्यंजक आपका बचता है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अगला सूत्र है आवेशित संधारित्र की, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इसके भैया 3 फार्मूले हैं और इन पर जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इस बार देखिए इसका निगमन आपके सिलेबस में नहीं है। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो होती है U बराबर होती है 12CV²। इसी सूत्र को हमने बदला था, तो हमने कहा था इसी सूत्र को 12Q² C भी आप लिख सकते हो, और इसी सूत्र को 12Q × में V भी लिख सकते हो। ये तीनों सूत्र जो होते हैं वो आपके आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं। ये जो सूत्र C और V के पदों में है, ये Q और C यानी आवेश और धारिता के पदों में है, ये आवेश और विभवांतर के पदों में है। तो कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ से भाई बन सकता है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे जरूर याद करके बैठेंगे अच्छे तरीके से। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बैठना है कि खाली याद बैठ जाइए। ठीक है, ठीक। और ध्यान रखिएगा, एक सूत्र और मैं आपके समक्ष लिख रहा हूँ कि जो परावैद्युतांक के होता है, परावैद्युतांक के जो होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब किसी माध्यम में हमें निकालना हो, ठीक है, और निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसको हम C0 से व्यक्त करते हैं, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम में और निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये तो अगर नहीं आता होगा तब भी इसको हम सिद्ध कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं सब हम। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अपने कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए अपने न्यूमेरिकल पर। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल ही मैंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न उठाया है। पहले एनसीईआरटी के चुने हुए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न, नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ से मैं करा रहा हूँ प्रश्न। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि देखिए आयोग ने अगर बुक को निर्धारित किया है तो कुछ सोच समझ के ही तो बनाया होगा। तो वो अपने पेपर में एनसीईआरटी बुक से, अपनी ही बुक से तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रखने की सोचेंगे। इसलिए हम सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराएंगे। अगर उससे रखेंगे, मान लीजिए पूरा हूबहू प्रश्न ना मिलाए
लेकिन डिजिट बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो अपनी बुक से ही रखेंगे, सिलेबस भी उसी से आपसे जारी किए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन बहुत ही गंभीरता के साथ एक एक सॉल्व करना है, जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके मेन होंगे। चलिए भाई स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। एनसीईआरटी बुक का आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए अपनी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? वैद्युत विभव देखिए दो बिंदुओं पर शून्य हो सकता है। इसकी दो स्थितियां होती हैं, या तो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, या तो उन दोनों आवेशों से बाहर कहीं पर, दो स्थानों पर शून्य हो सकता है। इसकी दो स्थितियां हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला न्यूमेरिकल है, यहाँ पर अगर बात करें तो एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। जो पहला आवेश इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं। पहले आवेश का मान कितना है तो आप कहोगे 5 × 10⁻⁸ कूलाम। दूसरे आवेश का मान कितना है तो आप कहोगे -3 × 10⁻⁸ कूलाम का यहाँ पर आवेश है, ठीक है। दोनों पर Q1 Q2 हम मान सकते हैं। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब पहली स्थिति इसमें क्या हो सकती है? इसकी दो स्थितियां आपको लिखना है, इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति आप क्या लिखोगे? जब जो बिंदु होना चाहिए, देखो इन्होंने ये कहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। या तो बिंदु, इसकी दो स्थितियां होंगी, या तो इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, या तो इन दोनों बिंदु आवेशों से कहीं एक बाहर बिंदु होगा, उस बिंदु पर दोनों का वैद्युत विभव क्या होगा? शून्य होगा, परिणामी। ठीक, तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे? लिखेंगे बिंदु जब दोनों आवेशों के बीच हो, दोनों आवेशों के बीच हो, हम ले आते हैं एक बिंदु, ले आते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि जो वैद्युत विभव हमारा शून्य है, इसको O मान लेते हैं। O से A तक की दूरी अगर हम x मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 16 - x के होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी? तो आप कह सकते हो कि होगी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए अगर बिंदु O पर दोनों के कारण जो वैद्युत विभव है शून्य है, अर्थात हम कह सकते हैं V1 और V2 का जो योग है वो शून्य है, तो ये बिंदु कितनी दूरी पर होगा? ये चीज़ बात कही जा रही है। ये बिंदु इन दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर होगा, वही तो पूछा गया प्रश्न में। तो हम यहाँ पर V1 जब निकालेंगे पहले आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है? 1/4πε0। आवेश कितना है? 5 × 10⁻⁸ बटे में मैंने कहा था दूरी का स्क्वायर नहीं होता बिंदु आवेश के कारण, दूरी वर्ग, मतलब जो दूरी होती है उसका वर्ग नहीं होता, केवल दूरी होती है। तो A से बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो केवल x लिखेंगे। अब दूसरे आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का मान कितना? -3 × 10⁻⁸ है, तो प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बटे में आ जाएंगे दूरी, इस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी कितनी? तो आप कहोगे 16 - x, दोनों का योग शून्य, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि यह बिंदु O पर जो है, बिंदु O पर दोनों आवेशों के कारण जो परिणामी वैद्युत विभव है शून्य है। तो यह बिंदु जो होगा वो दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर होगा, ये प्रश्न में ज्ञात करना है। तो दोनों का योग मैंने शून्य दिखा दिया। अब इसको उधर ले जाएंगे, 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ बटे में x, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ बटे में कितना हो जाएगा? 16 - x। दोनों पक्षों में 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल। अच्छा, और अगर देखें तो 10⁻8 से 10⁻8 कैंसिल, यहाँ बचेगा 5/x और यहाँ बचेगा 3/16 - x। कैंची गुणा करना जानते हो तो ये हो जाएगा 16×5 = 80 और 5×1 = 5x, क्लियर, बराबर 3×1 = 3x हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 3x उधर 5x उधर जाएगा तो 80 बराबर हो जाएगा 8x। क्यों? क्योंकि माइनस का 5x उधर जाएगा तो 5 3 8x हो जाएगा। 8 से 80 को काटेंगे, x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, और बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो परिणामी वैद्युत विभव होगा वह शून्य होगा। समझ गए? अच्छा, अब दूसरी स्थिति लेंगे। दूसरी स्थिति क्या करेंगे? इन दोनों बिंदु, ये मान लीजिए इस पर हमने निकाल लिया, दो स्थितियां होती हैं वैद्युत विभव शून्य होने की, दो स्थितियां, या तो इन दोनों के मध्य बिंदु पर या तो इन दोनों से बाहर कहीं। तो बाहर कोई पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ठीक है।
बाहर कोई ये वाला जो बिंदु ओ है, अब यहाँ पर मान लेते हैं जब बिंदु ओ दोनों आवेशों से कहाँ भाई, बाहर स्थित हो तब परिणामी वैद्युत विभव दोनों के कारण क्या होगा, मतलब दोनों का परिणामी जो वैद्युत विभव होगा वो शून्य होगा। लेकिन कब, देखिए इस स्थिति में अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए जिस प्रकार हमने ए से x दूरी यहाँ तक मानी थी, इसी प्रकार अब मानेंगे हम ए से यहाँ तक की जो दूरी है वो x है, इस बिंदु तक दूरी x है। तो आप कह सकते हो कि जो दूसरा वाला बिंदु है, इस दूसरे वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे x - 16। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि भैया इतनी दूरी 16 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो इतनी 16 है, तो हम x से 16 घटाएंगे तो x - 16 बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी। तो V1 की कारण जब वैद्युत विभव लगाएंगे तो 1/4πε0 आवेश का मान 5 × 10⁻⁸, डिस्टेंस की बात करें x। V2 बराबर लगाएंगे तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि 1/4πε0 यहाँ पर 3 माइनस का है, तो 3 × 10⁻⁸। अब जो डिस्टेंस हो जाएगी वो x - 16 हो जाएगी और बराबर 0। अब ये हो जाएगा 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ बटे में x, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ बटे में x - 16। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, ठीक। ये देखिए 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल, 5/x बराबर ये आपका आ जाएगा 3/x - 16। क्लियर। अच्छा गुणा करेंगे भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक ओके। ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और 16 × 5 = 80 माइनस का 80 बराबर 3x हो जाएगा। इस 3x को इधर ले आएंगे तो 5x - 3x बराबर 80 को उधर ले जाएंगे प्लस 80। अच्छा इसे सॉल्व करेंगे, 5x से 3x हो जाएगा 2x बराबर 80, 2 से काटेंगे x बराबर 40। ठीक है, हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इस स्थिति में दूरी होगी, जब बाहर बिंदु होगा तो बिंदु A से जो दूरी होगी बिंदु O की वो 40 सेंटीमीटर होगी, जबकि बिंदु B से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी होगी, 40 से आप 16 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 40 से 16 घटाने पर 24 सेंटीमीटर, B से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, तो इस तरीके से आपको निकालना है कि इन्होंने प्रश्न में यही पूछा था कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो जब मध्य बिंदु पर शून्य होगा तो ए से जो दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी भैया, ए से आपने दूरी निकाली थी 10 और बी से दूरी कितनी हो जाएगी 6, और या जब बाएं बिंदु पर शून्य होगा, क्योंकि दो ही स्थितियां होती है शून्य होने की, तो जो आपकी ए से दूरी होगी वो 40 होगी और बी से जो दूरी होगी वो आपकी 24 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 16 आप घटाना पड़ेगा ना, यहाँ से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम उठाते हैं अपने दूसरे प्रश्न को, और दूसरा प्रश्न आप सभी लोगों के सामने, ठीक है, स्क्रीन पर आ जाता है, सभी लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन आप समय देंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश षटभुज के केंद्र पर विभव प्रकलित कीजिए। देखिए षटभुज कैसा होगा, तो आप कहोगे जिसमें 6 भुजाएं हों, कुछ गड़बड़ ना होने पाए भाई, षटभुज हम पहली बार बना रहे हैं भाई, है ना। जैसा बनेगा टूटा फूटा इसी से काम चला लेंगे, 1 2 3 1 2 ऐसा ही, लेकिन भुजाएं तो एको बराबर नहीं। ठीक, आप कहने लगोगे सर जी आप षटभुज भी नहीं बना पाए, क्यों, पता नहीं कितने दिनों के बाद आज हम षटभुज बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल जो भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी, 6। ये किसी तरीके से टूटा फूटा मैंने षटभुज बनाया, मानते हैं ये बात कि नहीं मानते, मानते हैं। अब 6 कोनों पर जो इन्होंने आवेश दे रखा है, उस आवेश का मान यहाँ पर लिख के हम दिखाएंगे। इन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर भुजा है, षटभुज की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये सारी भुजाएं 10-10 होंगी। इसको ऐसे से मिला लेंगे जिससे हमको इसका केंद्र तो पता चले, कम से कम केंद्र ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि इतना मैंने इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कि केंद्र ही नहीं पता चलेगा। चलिए मिलाएंगे तो है ही किसी तरीके से, क्यों, अब बनाया है तो मिलाएंगे तो है, इसका केंद्र तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए भाई इसका केंद्र निकाल लेते हैं।
ठीक, इसका हमने केंद्र निकाल लिया, बड़ी मुश्किल के बाद मैंने इसका केंद्र निकाल लिया, ये केंद्र O है। और इस केंद्र O पर इन सभी कोनों पर देखिए एक आवेश रखा है। इन्होंने कहा समचतुर्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है। यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी रखा है। ठीक, यहाँ हर एक कोने पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। और इस प्रत्येक कोने पर जो 5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, इस आवेश के कारण जो बिंदु O पर परिणामी वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा षट्भुज के केंद्र पर, ये पूछा गया है। तो आप एक चीज बताओ, अगर षट्भुज के केवल एक किसी त्रिभुज की हम बात करें, एक ट्रायंगल की बात करें, तो षट्भुज के 6 कोणों का योग 360 होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। षट्भुज में कितने त्रिभुज है, कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 बराबर 6 एंगल बन रहे हैं। 6 से इसको काटेंगे, 6 × 36, मतलब एक जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एक कोण आ रहा है 60 डिग्री। अगर ये कोण 60 डिग्री आया तो आप इस बात से क्या अंदाजा लगाते हैं? देखो ये भुजा आपस में बराबर है ही है। अगर ये 60 डिग्री कोण आया, ये भुजा बराबर, तो ये कोण भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और जब ये कोण बराबर होगा, ये 60, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, जो कि एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा 10-10 मतलब क्या हो जाएगी, 10-10 सेंटीमीटर सभी भुजाएं बराबर होती, क्योंकि ये 10 दी है तो ये भी 10-10 हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके केंद्र पर हमें निकालना है तो ये जो डिस्टेंस हम लेंगे ये वाली प्रत्येक आवेश से, वो 10-10 लेंगे। ये सारी दूरी कितनी हो जाएगी? 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगी। मानते इस बात को? तो जब जो इस आवेश के कारण इस बिंदु O पर हम वैद्युत विभव निकालेंगे, वही इस आवेश के कारण होगा, यही इस आवेश के कारण होगा, यही इस आवेश के कारण होगा। टोटल 6 आवेश हैं। तो लिखेंगे, है ना, लिखेंगे षट्भुज के, एक लाइन में लिख देते हैं, षट्भुज के केंद्र पर परिणामी वैद्युत विभव। क्या निकालेंगे? परिणामी विद्युत विभव। परिणामी विद्युत विभव V बराबर जो हो जाएगा, देखिए 6 × 1 के कारण निकाल लीजिए, क्योंकि सबके कारण बराबर ही आएगा। और 6 बार निकालोगे, क्योंकि 6 बार ये आपका 5 माइक्रो कूलम है, तो 1 के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है? 5 माइक्रो कूलम, 5 × 10⁻⁻6 बटे में डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं। मानते हैं इस बात को? तो V बराबर हो जाएगा 6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 गुणे में 5 × 10⁻⁻6 बटे में हो जाएगा 0.1। क्लियर? अच्छा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। V बराबर, ये देखिए 6 9 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 54, और गुणे में आपका संख्या है 50, गुणे में 10⁻9 और 6 ये 10⁻3 हो जाएगा। V बराबर 5 चौक 20, 25 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। ये 2700 × 10⁻3, इसको हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻3 अंक आगे बढ़ाएंगे तो 3 कितना हो जाएगा? 6 पावर। जो विभव आ जाएगा इसके केंद्र पर वो 2.7 × 10⁻6 वोल्ट का आ जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको एकदम नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने हर एक बेसिक बात को डिस्कस कर दिया। यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बताया। अब यहाँ बिंदु आवेश है कितने? 6, और सब पर आवेश समान है, सबकी दूरी भी केंद्र से समान है, तो 1 के कारण निकालो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अपनी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। सबसे पहली बात तो एक आपको याद होनी चाहिए कि किसी गोली चालक पर जो आवेश होता है वो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर विद्यमान होता है। कहाँ पर विद्यमान होता है? संपूर्ण पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अगर हम बात करें तो जो गोली चालक है हमारे पास, ये जो गोली चालक है इसकी जो त्रिज्या है R बराबर वो 12 सेंटीमीटर है। इसको हम ले सकते हैं R बराबर कितना भाई? 0.12 मीटर। चाहे 12 सेंटीमीटर लिखो चाहे 0.12 मीटर लिखो, बात तो एक ही, लेकिन आपको मीटर में पड़ेगा। अब आगे इन्होंने कहा कि पृष्ठ पर जो आवेश का मान है, आवेश मतलब क्यों जो दिया है वो 1.6 × 10 की पावर कितना दिया गया है? 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि एक समान रूप से वितरित है। 3 चीज़ें पूछी गई। नंबर ए में गोले के अंदर
क्या पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा है कि गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपने निकाला है भाई विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र ई होगा वो आपका शून्य होगा, क्योंकि जो आवेश होता है वो संपूर्ण रूप से उसके पृष्ठ पर ही विद्यमान होता है, तो अंदर क्या होगा भाई, शून्य होगा। अच्छा, दूसरे नंबर में अगर बात करें तो दूसरे नंबर में ये बोला गया है कि गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर का मतलब होता है गोले के पृष्ठ पर, गोले के ठीक बाहर, ठीक बाहर का मतलब यहाँ पर सरफेस की बात की गई है, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पर होती है, व्यंजक आप सभी लोगों ने पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, क्यों अपान कितना होता है आर स्क्वायर, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, आवेश की बात करें तो आवेश का मान है आपका 1.6 × 10 की घात -7। अच्छा, बटे में आर स्क्वायर, आर की बात करें तो आर का मान है 0.12, इसका स्क्वायर कर देंगे। ई बराबर सॉल्व करना है 9 × 1.6 × 10 की पावर 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, बटे में आ जाएंगे 0.12 देखिए 0.12 का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2, यहाँ पर भी 10 की पावर 2, टोटल ऊपर 10 की पावर 4 बढ़ेगा, ठीक है। काटेंगे 3 × 9, 3 चौक 12, ठीक है। इस पॉइंट को हटा सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 × 1 = 4, ये 10 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 3 × 4 = 12 से पूरा 12 कैंसिल। ई बराबर आपका देखिए कितना आ गया, ऊपर 10 की घात 2, 10 की घात 4, 10 की घात कितना हो गया 6, और नीचे 1 10 की घात मतलब 1 10 बचा है, 10 से 10 की घात 6 को काटेंगे कितना आ जाएगा 10 की घात 5। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हो, दोनों मात्रक मैंने बता रखे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फार्मूले से होता है, और वोल्ट प्रति मीटर विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध वाले सूत्र से निकलता है। दोनों मात्रक आपको आने चाहिए। अब इन्होंने कहा कि जो ये आपका विलगित गोली चालक है इससे केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, अभी तक ये डिस्टेंस आपकी इसकी त्रिज्या के बराबर थी, अब ये डिस्टेंस कह रहे हैं कि 18 सेंटीमीटर लेकर के ये बताओ कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये काम आप ही को करना है, यहाँ पर यही सूत्र आपको लगाना जो मैंने सूत्र लगाया है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अब आर स्क्वायर नहीं रह गया, अब आर का मान कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.18 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो बस केवल 0.12 के स्थान पर 0.18 रखना है और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है। तीसरे ऑप्शन का ये आपका होमवर्क है, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसे रफ कर दे भाई, हम रफ करते हैं फिर आगे के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। अगला जो आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4, ये कहता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, ठीक है, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। क्या भरा हुआ है? वायु। वायु के लिए जो के का मान होता है वो 1 लिया जाता है। इसकी धारिता बताया जा रहा है, वायु में जो धारिता है, ठीक है। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है वो होती है K(A)(ε)0 अपान में क्या होता है भैया D। लेकिन अगर वायु में बात करें तो वायु में अगर जो धारिता होती है उसको C0 से लिखा जाता है, और वायु के लिए K का मान 1 रखा जाता है, अर्थात ये आपका हो जाता है A(ε)0 अपान में D। तो वायु में जो धारिता का मान दिया गया यहाँ पर वो आपको दिया गया है 8 पिको फैरेड। पिको का मतलब 10 की घात -12 होता है, और फैरेड होता है धारिता का मात्रक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया गया यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। अब प्रश्नानुसार आगे बात करेंगे तो प्रश्नानुसार बात क्या कही जा रही है? प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि जो D का मान है वो आपका D/2 कर दिया जाए, क्योंकि ये पट्टिकाओं की दूरी, पट्टिकाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको D से लिखा जाता है। तो इन्होंने कहा कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी D को D/2 कर दिया जाए। साथ ही में अगर हम बात करें इनके बीच जो स्थान में परावैद्युतांक है, जो हमने K के स्थान पर 1 रखा था, उस K का मान आप कितना रख दीजिए 6 रख दीजिए। कितना रख दीजिए 6। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, मतलब जो C का मान है वो कितना हो जाएगा, ठीक। तो C बराबर देखिए K के स्थान पर 6 रखना है, A के स्थान पर A ही रहेगा एप्सिलॉन नॉट, और D के स्थान पर कितना कर देना है D/2 कर देना है। क्लियर है? तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 दूनी 12 A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। अब ध्यान दीजिए C बराबर 12 और गुणे में A एप्सिलॉन नॉट अपान D के स्थान पर हम C0 लिख सकते हैं। A एप्सिलॉन नॉट अपान D C0 के बराबर था, जिसकी वैल्यू कितनी है तो आप कह सकते हो 8 × 10 की घात -12 फैरेड है। तो C बराबर गुणा करेंगे 12 × 8 = 96, ठीक है। 96 × 10 की घात कितना -12 फैरेड। 0.1 अंक बढ़ाओगे, क्योंकि फिजिक्स में आंसर लिखा जाता है साइंटिफिक वैल्यू मतलब 0.1 अंक तक। 9.6 × 10 की घात 0.1 अंक आगे बढ़ाओगे तो -12 से 1 चला जाएगा, क्योंकि +1 जोड़ोगे तो ये -11 हो जाएगा और फैरेड हो जाएगा।
किसी को कोई दुविधा बताइए इस प्रश्न में। बढ़िया सा प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान मानकर इसे मत चलिए आप, ठीक है। अच्छा, आप इसे चाहे तो 96 पिको फैरेड भी लिख सकते थे, वो आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का ये प्रश्न संख्या होगी हमारी 5। प्रश्न संख्या कौन सी होगी भाई? 5। ये भी आपका प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 और C3, तीनों की धारिता कितनी है? 9 पिको फैरेड है। कितनी भाई? 9 पिको फैरेड है। अब इन्होंने ये कहा है, सबसे ए पार्ट में कहा संयोजन की तुल्य धारिता। अगर इनको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। 1/C बराबर C1 का मान भी 9 और C2 का मान भी 9 और C3 का मान भी 9। 1/C बराबर 1 एलसीएम में हम समान हार है तो 1 ले लेंगे, ऊपर 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, गुणा करेंगे तो C बराबर आ जाएगा 3 पिको फैरेड, ठीक है, क्योंकि सब पिको में था। तो संयोजन की जो तुल्य धारिता हो जाएगी 3 पिको फैरेड। अब इसने प्रश्न में ये भी कहा है, आपसे एक चीज और बोलिए, बी पार्ट में क्या बोला है? यदि संयोजन को 120 वोल्ट का संधारण यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव कितना होगा? प्रत्येक संधारित्र पर विभव निकालना है। अच्छा, तीनों अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? आवेश। आवेश निकालेंगे Q बराबर कितना भाई? CV से। तो Q बराबर C तुल्य धारिता जो कि 3 पिको, पिको का मतलब 10⁻⁻12 और वोल्ट। देखिए इन्होंने कहा सप्लाई कितनी देना है? 120 वोल्ट, 120 दे देंगे तो जो आवेश आ जाएगा, बारते हैं 36 मतलब 360 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम, ये आवेश का मान आ जाएगा। तो ये जो आवेश आएगा ये प्रत्येक संधारित्र पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है और श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश का मान समान होता है। अब 9 प्रत्येक संधारित्र पर विभव निकालना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव समान नहीं होता है। प्रत्येक संधारित्र पर विभव निकालना है, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो प्रत्येक संधारित्र की वैल्यू सेम ही है, सब पर आवेश का मान सेम ही है, तो सब पर विभव भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान, तो जब विभव निकालेंगे तो V बराबर, यह मान लीजिए पहले पर निकाल रहे हैं, आपने पढ़ा है C बराबर Q/V, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पहले पर विभव निकालेंगे तो V1 बराबर Q/C1 करेंगे, क्योंकि सब पर आवेश तो नियत है ना, आवेश तो बराबर है, तो V1 बराबर हो जाएगा Q/C1 और C भी सब पर ही बराबर है, क्योंकि C भी सबका क्या है? 9 पिको फैरेड ही है आपका। तो चलिए यहाँ पर V निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 36 गुणे 360 गुणे 10⁻⁻12। ये आवेश आपने निकाला है, भी आप देख सकते हो। C1 9 पिको फैरेड, 9 पिको का मतलब 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल, 9 चौक 36 मतलब आपका 40 वोल्ट आ जाएगा। ये पहले संधारित्र पर जो विभवांतर आ जाएगा 40 वोल्ट। अब दूसरे पर भी इतना ही आएगा, तीसरे पर भी इतना आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे की धारिता भी इतनी नहीं और दूसरे पर आवेश की मात्रा भी इतनी नहीं, तीसरे पर भी यही हाल है। तो ये प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया? 40 वोल्ट। बताइए समझ में बात है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेना तो इन प्रश्नों का लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसको रफ कर देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में बताया जा रहा है कि 2 पिको फैरेड और 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड वाले 3 संधारित्र हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा होगा 6। C1 का मान दिया गया है आपको 2 पिको फैरेड, अलग अलग दिया गया है इस बार पिको फैरेड। C2 का मान आपको दिया गया है 3 पिको फैरेड और C3 का मान दिया गया है 4 पिको फैरेड। और कहा यह जा रहा है कि इनको सबसे पहले पार्श्वक्रम में जोड़ा गया। तो पार्श्वक्रम में नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। पार्श्वक्रम में जो तुल्य धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस कितनी होती है? C3 होती है। तो C बराबर C1 की वैल्यू कितनी है? 2, C2 की वैल्यू 3 और C3 की वैल्यू 4, 4 3 7 2 9, 9 पिको फैरेड हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी? 9 पिको फैरेड हो जाएगी। तुल्य जो धारिता होगी 9 पिको फैरेड। लेकिन अब इसमें एक बात और पूछी गई, यदि संयोजन को 1000 वोल्ट के संधारण यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है। अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर में ये कहा गया कि C1 पर आवेश क्या निकालना है? C1 पर आवेश
तो C1 पर जो आवेश होगा, देखो इनको पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो सब पर आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर सब पर समान ही होगा। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V, विभव तो सबका समान होगा। इसी प्रकार दूसरे पर आवेश निकालेंगे तो C2V, तीसरे पर आवेश निकालेंगे तो C3V, V सबका समान ही होगा। अच्छा, C1 की बात करें तो C1 का मान 2 पिको फैरेड 2 गुणे 10 की घात -12, और V की बात करें तो 100 वोल्ट है। इसको सॉल्व करेंगे भैया तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -10, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। बताओ कितना आसान। इसी तरीके से Q2 का मान निकालना है तो C2 का मान 3 पिको का मतलब 10 की घात -12। विभवांतर की बात करें तो विभवांतर कितना दिया गया, आप बताइए विभवांतर कितना दिया गया। विभवांतर सबका सेम ही रहेगा, 10 की घात 2 या 100 लिख सकते हो। इसको लिखोगे 3 गुणे 10 की घात -10 कूलम। इसी तरीके से इस पर निकालोगे तो आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात -10 कूलम। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7। टोटल आपको आज की क्लास में 15 न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है सारे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का जो क्षेत्रफल है, पट्टिका के क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है, जो कि 6 गुणे कितना दिया गया, 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का मान दिया गया है पट्टिका के। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, पट्टिकाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उसको स्मॉल डी से लिखते हैं, वो 3 mm दी गई है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे कि नहीं। अच्छा, आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, इन्होंने कहा है कि संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। तो C निकालना है तो C बराबर, चूंकि Y में निकाल ले तो उसको C0 आप बोल सकते हो। क्या होता है, A/0/D, क्योंकि Y में K का मान 1 होता है। आगे बात करें तो C0 बराबर A का मान दिया गया 6 गुणे 10 की घात -3, एप्सिलॉन का मान 8 दशमलव कितना होता है, 8 गुणे 10 की घात -12 बटे में D की बात करें तो 3 गुणे 10 की घात -3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो C0 बराबर 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 पंची 10, 2 अठी 16, 1 17, 2 अठी 16, 1 17, दशमलव 2 अंक आगे लगा देंगे। 2 का हमने 8.85 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, गुणे में 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कैंसिल, और गुणे में ये 10 की घात -12 हो जाएगा। बताओ, संधारित्र की धारिता आ गई। लेकिन अभी इतना ही नहीं पूछा गया, और भी पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, तो इन्होंने ये कहा है कि इस संधारित्र को अगर 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, ठीक है, 100 वोल्ट की सप्लाई से अगर जोड़ दिया जाए तो ये आप बताइए कि इस प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना रह जाएगा। ठीक है, तो आवेश निकालना क्यों बराबर होता है CV, यहाँ हो जाएगा C0 V0। अब इन्होंने देखिए C0 की वैल्यू निकाल रखी है 17.7 गुणे 10 की घात -12, और इन्होंने सप्लाई देने के लिए बोला है कितना भैया, 100 वोल्ट की सप्लाई। तो हम 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ देंगे, क्यों बराबर 17.7 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, -10 कूलम। यह आ जाएगा 17.7 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 कूलाम का आवेश हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने आवेश का मान ही पूछा था, संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना होगा। प्रत्येक पट्टिका पर आवेश जो होता है परिमाण में बराबर होता है, केवल प्रकृति में विपरीत होता है, इसलिए आवेश आपका 17.7 गुणे 10 की घात -10 कूलम आएगा। कभी कभी क्या किया जाता है कि 17.7 को लगभग 18 के बराबर मान लिया जाता है। तो आप अगर लगभग 18 मानते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है। चलिए भाई, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे हम रब कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है। ठीक, पहले प्रश्न में जो दिया जाए उसे नोट कर लीजिए। ये आज की क्लास का होगा क्वेश्चन नंबर 8। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र, मतलब C बराबर दिया गया 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र। अब इन्होंने कहा 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। V बराबर आपका है 50 वोल्ट। ये देखिए NCERT बुक के क्वेश्चन है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम कहीं इधर उधर के सरल क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि बैटरी से जुड़ा संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। मैंने अभी बताया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है ½ CV²। चूंकि CV के पदों में मान है ना, तो CV² लगा देंगे, नहीं ½ Q²/C या ½ QV, कुछ भी लगाते हैं, लेकिन जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग सूत्र लगाना है। तो U बराबर हो जाएगा 1/2। C का मान कितना है, तो आप कहोगे 12 पिको का मतलब 10 की घात -12, और V² का मान 50 है, यानी 50 का आपको करना भैया स्क्वायर। तो U बराबर आपका 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12, और यहाँ पर देखिए 50 25, और 25 और छक्का कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो 150।
और 2 जीरो का गुणनफल 2 जीरो बढ़ा लीजिए गुणे 10 की घात -12। थोड़ा सा इसको सही करके लिख लीजिए, 0.3 अंक आगे बढ़ा लीजिए 1.5 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 अंक आगे बढ़ा लिया तो -12 + 4 हो जाएगा। u बराबर आ जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात -12 + 4 कितना हो जाएगा -8। अच्छा, ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये आ जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात -8 जूल। देखो एनसीईआरटी बुक का अगला जो प्रश्न होगा वो लास्ट होगा, लेकिन आपकी क्लास में भी और सारे प्रश्न भी सिलेक्ट किए गए हैं जो कि अनसॉल्व्ड पेपर के हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। ठीक है, हमने कहा ना जिस चैप्टर को लेकर चलेंगे उसको अच्छे से डिस्कस कर देंगे। अगर आप लोगों ने इन क्लासों को कर लिया ना तो ये समझ लीजिए इनसे बाहर एग्जाम में बहुत रेयर केस में आपको क्वेश्चन मिलेगा, या इतना ही कर लिया ना तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 9 ऊर्जा ह्रास पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। 12 वोल्ट सप्लाई से 600 पिको फैरेड संधारित्र है। देखिए V बराबर दिया गया 200 वोल्ट, पहले इसको समझिए, और संधारित्र C1 का मान दिया गया 600 पिको फैरेड। संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो आवेशित किया जाएगा तो इस समय जब आवेशित किया जाएगा तो इस समय जो इसमें संग्रहित ऊर्जा होगी इसको U1 से व्यक्त करेंगे सर्वप्रथम, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा हाफ C1 का मान कितना है तो आपका हो गया 600, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, V स्क्वायर 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो। बताइए सिंपल है, तो U1 बराबर आपका सिंपली आ जाएगा 2, 2 3 6 ये 300 हो जाएगा, 3 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 12, 2 जीरो और 4 जीरो मिलके हो जाएंगे 10 की पावर 6 और गुणे 10 की घात -12, अर्थात यह आ जाएगा 12 गुणे 10 की पावर -6 जूल। ये पहली स्थिति में ऊर्जा हो गई। अब इन्होंने कहा इसके बाद कि फिर इसको हम क्या करते हैं सप्लाई से वियोजित कर देते हैं, वियोजित के मतलब अलग कर देते हैं, और उसके बाद एक अन्य जो है 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। बात यहाँ पर अनावेशित की भी मतलब वो आवेशित नहीं है, तो जो दूसरा संधारित्र है उसकी जो धारिता है वो भी आपकी 600 पिको फैरेड ही है, लेकिन उस पर जो आवेश है वो शून्य है क्योंकि वो अनावेशित है। तो अनावेशित है तो इस स्थिति में हम उभयनिष्ठ पहले विभव निकालेंगे दोनों का। जो उभयनिष्ठ विभव होता है वो क्या होता है Q1 + Q2 और बटे में क्या होता है C1 + C2। जब उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे तभी तो ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा Q1 का मान कितना हो जाएगा, Q1 के स्थान पर लिख सकते हैं C1 V1, और Q2 जो जोड़ा गया वो अनावेशित तो उसका आवेश कितना हो जाएगा 0 और बटे में C1 + C2। अच्छा, C1 की बात करें तो C1 का मान आप कह सकते हो कि 600 पिको फैरेड है कि नहीं, 600 गुणे 10 की घात -12। V1 की बात करें तो V1 का मान भैया 200 वोल्ट था, बटे में आ जाएंगे C1 + C2, C1 का मान भी वही है और C2 का मान भी वही है, 600 पिको फैरेड ये हो जाएगा 1200, पिको का मतलब 10 की घात -12। सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए तो उभयनिष्ठ विभव आपका आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 10 की घात -12 से 10 की घात -12, 2 से 200 को काटेंगे 100 आ जाएगा। अर्थात इस स्थिति में जो विभव उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा वो आपका 100 वोल्ट आ जाएगा। अब उभयनिष्ठ विभव निकाल लिया तो इस स्थिति में हम एनर्जी निकाल लेंगे, यानी U2 बराबर हाफ, इसमें देखिए C2 को जोड़ा गया है तो जो धारिता हो जाएगी C1 + C2 हो जाएगी, और उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा V स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर फार्मूला लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो धारिता होगी दोनों से होगी क्योंकि जोड़ा गया है ना। तो ये U2 बराबर आपका हो जाएगा 1/2, C1 + C2 दोनों की जो धारिताएँ हैं उनका जो योग आया है वो कितना आया तो आप कहोगे 1200, और पिको का मतलब 10 की घात -12, और गुणे में V स्क्वायर उभयनिष्ठ विभव का मान आया है 100 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 4 आएगा। ठीक है, 100 का मतलब 10 की पावर 2, स्क्वायर करने पर 10 की घात 4, 2 से 1200 को काटेंगे कितना हो जाएगा 600। तो U2 बराबर भैया आपका निकल के आया 600, या हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात। देखिए 2 जीरो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 से 10 की पावर -6 जाएगा, 10 की पावर आपका -6 बचेगा। अर्थात जो दूसरी स्थिति में एनर्जी निकल के आएगी वो 6 गुणे 10 की घात कितनी निकल के आएगी -6 निकल के आ गई। अब आगे इन्होंने कहा पूछा ऊर्जा ह्रास, क्या पूछा है ऊर्जा ह्रास। ठीक है, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर आपने पढ़ा है U1 - U2। देखिए ये वही सवाल विद्यार्थी समझ सकता है जिसने ऊर्जा ह्रास का व्यंजक सीखा है। ठीक है, डेल्टा U बराबर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। U1 का मान कितना है तो आप कहोगे 12 गुणे 10 की पावर -6, U2 का मान कितना है 6 गुणे 10 की घात -6। तो डेल्टा U बराबर 12 से 6 को घटाओगे 6 बचेगा, और गुणे में 10 की पावर -6 तो है ही है। तो जो ऊर्जा ह्रास हुआ वो कितना हुआ है
6 गुणे 10 की घात माइनस 6। पहले देखिए कितनी थी 12 गुणे 10 की घात माइनस 6, अब बची कितनी 6 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो कितनी ऊर्जा हानि हुई, तो आपका हो गया 6 गुणे 10 की घात माइनस 6। इस तरीके से एनसीईआरटी के सारे मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करा दिए। अब थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के जो अनसॉल्व पेपर के न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर में एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करा देते हैं। बताइए सर रफ करूँ कि ना करूँ, तो आप कहोगे जी बिल्कुल रफ कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्योंकि आप लोग भी क्या चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को चाहते हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दे भैया, ठीक है। आप सभी लोगों से इतना कहा जाता है, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए करते हैं हम, थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला प्रश्न है हमने सेलेक्ट किया है वो अनसॉल्व्ड पेपर का प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है और एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया मैंने देखा है, तो मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। जो अगला प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या होगी ये आपकी 10, क्वेश्चन नंबर आपका होगा भैया 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। कहा जा रहा है कि 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यानी कैपिटल V बराबर 500 वोल्ट दिया गया है, विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कहा गया है कि कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, स्मॉल v का मान पूछा गया है। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि W बराबर होता है VQ, V बराबर W बटे क्यू पढ़े कि नहीं। यहाँ पर क्यू के स्थान पर E रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये जो W होता है यही तो एनर्जी में परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो आपको लगाना है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा पढ़े हो ना, हाफ mv², ठीक है। ऊर्जा ही तो कार्य में परिणत होती है, बराबर V इंटू में E। हमको इस V का मान निकालना है, तो mv² बराबर हो जाएगा E कैपिटल V और 2 चला जाएगा उधर गुणे में। अच्छा, v² बराबर निकालेंगे 2E कैपिटल V बटे में कितना हो जाएगा m चला गया बटे में। v बराबर निकालेंगे √2E कैपिटल V बटे में कितना हो जाएगा m। हमको इस v का मान निकालना, ये वाला सूत्र लगाना था, ठीक है। ये कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। चाल निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना है √2E का मान कितना 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 और गुणे में विभवांतर की बात करें तो आप कहोगे 500 वोल्ट है और बटे में आ जाएंगे m का मान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, m का मान दिया नहीं गया आपको। 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन की बात ही हुई। तो v बराबर आपका हो जाएगा, देखिए भैया कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं। अगर इसको हम 9 करीब करीब मान लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालना आसान हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखिए क्या कर सकते हैं भैया, 5 और दूनी ये हो जाएगा 10 और 2 0 मतलब ये भी बढ़ा लेंगे और गुणे में 16 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे में 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर ये 0 बढ़ेगा, इस 0 से पावर जो हो जाएगी 10 की घात माइनस 30 हो जाएगी। इस 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, मतलब माइनस 30 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, 1000 को 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 16, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 16। अच्छा, ये 10 की घात माइनस 16 हुआ और अंडर रूट से बाहर निकलेगा 10 की घात माइनस 8, 16 का अंडर रूट बाहर निकलेगा 4, 9 का अंडर रूट 3, 10 की घात माइनस 30 का अंडर रूट 10 की घात माइनस 15। v बराबर आ गया 4/3 और गुणे में 10 की घात माइनस 8 से माइनस 15 कटेगा, 10 की घात माइनस 7 बचेगा। इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की घात प्लस 7, इसको भाग कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 त्रिक्कानो, 3 त्रिक्कानो 1.33 गुणे 10 की पावर 7। ये क्या निकालना था आपको, v का मान। ये स्मॉल v है, मतलब चाल है भैया, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। और चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, बोर्ड एग्जाम 2020 में ये पूछा गया है, आप गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लिखा 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 2 सेंटीमीटर है, के बीच 4 गुणे 10 की घात माइनस 13 किलोग्राम भार है, ठीक है, किलोग्राम भार है। और इन्होंने कहा तथा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम का एक कण जो है स्थिर अवस्था में लटका है। स्थिर अवस्था का मतलब होता है संतुलन की स्थिति, और संतुलन की स्थिति मैंने आपको बता रखी है। संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जो गुरुत्वीय बल होता है यानी F बराबर mg, और जो वैद्युत बल होता है F बराबर कितना होता है, E बराबर F/Q पढ़े हो ना, तो बल F बराबर कितना हो जाएगा EQ। संतुलन की स्थिति में ये दोनों हो जाते हैं बराबर। संतुलन की स्थिति में मैंने कई बार आपको बता रखा है, संतुलन की स्थिति में
ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी ई क्यू बराबर कितना हो जाता है, एम जी हो जाता है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग ही कार्य हम यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी अपना दिमाग लगा नहीं सकते हैं। और यहाँ पर देखिए विभवांतर दिया गया है, नहीं विभवांतर नहीं, आवेश दिया गया है आपको, और स्थिर अवस्था में लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब विभवांतर ज्ञात करना है, ई की कोई बातें नहीं हुई, ई बराबर वी अपॉन डी भी तो आप लोगों ने पढ़ा है, इनटू में क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एम जी। अगर विभवांतर निकालना तो हम सूत्र लगा देंगे एम जी गुणे डी और बटे में कितना, क्यू। डी उधर चला गया, क्यू बटे में आ गया। बताइए कोई समस्या? अब जिसका जिसका मान दिया सब रख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। एम जी का मान दिया ही गया है 4.4 गुणे 10 की घात माइनस का 13, और यहाँ पर अगर बात करें लिख देते हैं 4 गुणे 10 की घात माइनस 13 किलोग्राम भार है ना, और गुणे में डी डिस्टेंस कितनी दी गई है, तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 बटे में। अच्छा और क्या रह गया भाई, और जी का मान भैया रखा ही नहीं मैंने, जी का मान भी रख दीजिए 10, और डी का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस का 2 है ना। डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है प्लेटों के बीच की, और आवेश का मान दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रश्न में बाकी तुम्हें कुछ नहीं समझना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान प्रश्न है, बस आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी, ठीक है। बस मेरा काम था यहाँ पर इस प्रश्न को समझाना कि कैसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया ले सकते हो, बढ़िया प्रश्न था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बिना समय को लॉस किए हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या कौन सा था भैया, 11। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या जो 12 है बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया, फिगर वाला प्रश्न है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसको भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है आप सभी लोगों के लिए, कि आप सभी लोगों को भटकना ना पड़े, सारे टाइप के न्यूमेरिकलों का रिवीजन हो जाए। चलिए भाई, अगला जो न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए। फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, प्रश्न संख्या 12 है। फिगर बहुत ही गजब का बना हुआ है, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, और इसमें देखोगे आप ध्यान से कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे जो है कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 3 माइक्रोफैरड का है, दिखाई नहीं पड़ेगा तो आप एडजस्ट करना, और ये 8 माइक्रोफैरड का है, 3 माइक्रोफैरड का है, 6 माइक्रोफैरड का है, 6 माइक्रोफैरड का है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता निकालना है। क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। आपको बता दें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस फिगर को देखो हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ए से चले, ये ए था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ए पॉइंट था, ए से चले और यहाँ तक आ गए, उसके बीच में 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा है, लगा दिया 3 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से चल के बी पर आए, यहाँ से इसे चले और बी पर आ गए। अब देखिए यहाँ से चले, यहाँ से और बी तक आए, तो यहाँ पर एक बार मुड़े कि नहीं मुड़े, तो इसको इधर मोड़ दिया, और यहाँ से आने तक यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है, 6 माइक्रोफैरड का। फिर यहाँ से चले, यहीं से चले और आ गए, यहाँ पर आ गए, और इसके बीच जो संधारित्र लगा है वो कितने माइक्रोफैरड का लगा, तो आप कहोगे 6 माइक्रोफैरड का। अब यहाँ से चले फिर ए पर आ गए, यहाँ से चले और फिर ए पर आ गए, लेकिन इसके बीच जो संधारित्र लगा है वो कितने का लगा हुआ है, आप कहोगे 3 माइक्रोफैरड का। और इससे इसको मिलाया गया, यानी इससे इसको मिलाया गया, तो इसके बीच जो संधारित्र लगा है वो 8 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। अब यहाँ पर होती है एक संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति क्या होता है कि यदि संलग्न भुजाओं में जो संधारित्र की धारिताओं का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है, तो इसे संतुलित वीट रेजिस्टेंस सेतु की स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे, चूंकि अगर इसको हम C1 माने, इसको हम C2 माने, या इसको मान लें C2 मान लें, इसको C3 मान लें, इसको C4 मान लें, तो अगर मैं देखूँ इसका जो अनुपात वो आपस में बराबर है, लिखोगे चूंकि C1 बटे C2 जो है वो C3 बटे C4 के बराबर है, ठीक है। लिखेंगे अतः यह एक क्या है भैया, संतुलित वीट स्टोन सेतु है। क्या है भैया, संतुलित वीट स्टोन सेतु है।
और जब वीट स्ट्रेंथ संतुलित होता है, जो बीच वाला चाहे प्रतिरोध हो चाहे संधारित्र, तो इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है। और जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो हम ये क्या करते हैं, तुल्य धारिता निकालें, चाहे तुल्य प्रतिरोध वाला होता तुल्य प्रतिरोध निकालते, तो इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। अब जब तुल्य धारिता ए और बी के बीच निकालेंगे, ए और बी को भी ऐसे पकड़ के बढ़ाएंगे तो ये दोनों आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 3 और 6 में एलसीएम 6 मिलेगा, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 3 बटे कितना हो जाएगा, 6 काटेंगे 1/2, अर्थात c बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये C1 हो गया, पहली स्थिति में निकाला। इनका निकालेंगे इसी प्रकार यहाँ पर 3 और 6 को श्रेणी में ले लेंगे, तो यहाँ पर जो C2 का मान आ जाएगा वो भी 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब इन दोनों की तुल्य धारिता 2, इन दोनों की तुल्य, अब ये ऊपर नीचे समांतर क्रम में 9। अब लिखेंगे C1 व C2 को समांतर क्रम में लेने पर, किस क्रम में, समांतर क्रम में लेने पर। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, अर्थात इस परिपथ की जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। कितनी आ जाएगी भैया, 4 माइक्रोफैरड। बताइए प्रश्न था इंपॉर्टेंट कि नहीं था? बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्रश्न आता भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग भाई मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आता भी रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भैया लेना है तो आप ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 होगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं भाई? आपको बोर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम करीब है और आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, वो बोर नहीं हो रहा है, तो आपको बोर होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 होगा। हमने 2 क्वेश्चन और सेलेक्ट किए हैं इसमें जो एकदम मेन है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि धातु के 2 गोलों के व्यास दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। पहला धातु का गोला है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होगी R1 वो 3 सेंटीमीटर होगी। दूसरा धातु का गोला है जिसका व्यास आपको दिया गया कितना, 4 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे ये कहा गया है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, अर्थात V1 बराबर कितना है, V2। अच्छा, तो आप सभी लोगों को पता है कि विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा, R1, Q1 बटे R1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूसरे गोले का आवेश बटे में त्रिज्या R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि V1 बराबर V2 दिया गया है, दोनों को समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो यहाँ से अगर भैया हम Q1 बटे Q2 का मान निकालेंगे तो R1 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R1 बटे R2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल है। अब इन्होंने कहा है 9, आपको ये निकालना है कि इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात, यानी सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2। सिग्मा बराबर हमने पढ़ा था क्यू अपान क्या होता है, ए, है ना। सिग्मा यहाँ पर भी हो जाएगा क्यू अपान में ए, बस फर्क इतना कि यहाँ पर Q1 हो जाएगा, यहाँ पर A1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर A2। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कितना, Q1 बटे में कितना हो जाएगा, Q2 गुणे में A2 और बटे में कितना हो जाएगा, A1। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हमको चाहिए सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 पृष्ठ घनत्वों का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर अगर Q1 बटे Q2 की बात करें तो हम लिख सकते हैं R1 बटे R2 गुणे में, क्योंकि Q1 बटे Q2 R1 बटे R2 के बराबर। गोले का जो क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि दूसरे गोले का क्षेत्रफल A2 का मतलब पहले गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिंपल है, ये हो जाएगा R1 बटे R2 गुणे में R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर। एक R1 से R1 कैंसिल, एक R2 से R2 कैंसिल, अर्थात हम ये कह सकते हैं भैया कि जो आपका सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 होगा वो R1 बटे R2, नहीं ऊपर R2 है भैया, गलती नहीं कीजिएगा, ऊपर एक R2 बचा है और नीचे एक R1 बचा है। सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2, R2 की अगर बात करें तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर, R1 की बात करें तो 3 सेंटीमीटर, अर्थात इनके पृष्ठ घनत्व का जो अनुपात आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3। अब हम बढ़ते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। सभी लोग जानते हो C बराबर Q/V, ठीक है।
मतलब जो C बराबर Q अपान V यानी आवेश और विभव का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? Q आवेश देने पर V विभव में वृद्धि होती है, तो आवेश और जो विभव का अनुपात होता है किसी चालक को Q आवेश देने पर उसमें वे विभव की वृद्धि अगर V हो तो आवेश और Q का जो आवेश और जो विभव का अनुपात होता है C बराबर Q अपान V, आवेश और विभव का जो रेशियो होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है भैया? फैराड होता है। आगे उन्होंने कहा दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो एक ऐसा परिपथ आपके सामने बनाया गया है, सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने एक परिपथ दर्शाया गया है, यहाँ पर एक प्रतिरोध भी लगा हुआ है। कमाल की बात तो ये देख के डरने वाली बात है, क्यों? लेकिन डरना 1% आपको नहीं है। यहाँ पर आपका है 20 वोल्ट, यहाँ पर संधारित्र 4 जगह संधारित्र लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 12 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 10 ओम दिया गया। ये आपके सामने परिपथ बना है। कह रहे हैं कि दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। अर्थात देखो एक चीज बता दूं मैं, अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो संधारित्र और ये 6 और 3, इन दोनों में जो आवेश का मान होगा समान होगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए यहाँ पर इसको खींचोगे तो ये दोनों आएंगे एक लाइन में, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें आवेश समान होगा, उसी तरीके से इसमें आवेश समान होगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम ये है कि आप सबसे पहले इनकी तुल्य धारिता निकालिए, ठीक है। तो तुल्य धारिता निकालोगे 6 और 3 को अभी सॉल्व किया था, श्रेणी क्रम में लेने पर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो आपने इसे सॉल्व किया था तो आपने 6 LCM लिया था, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3, मतलब ये निकाला था 3/6, मतलब ये आपका आया था 1/2, कैंची गुणा करने पर ये आपका आ गया था 2 माइक्रोफैरड। मतलब इन दोनों की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड आ गई थी। इसी तरीके से आप इन दोनों को जब श्रेणी क्रम में लोगे तो इनकी जो तुल्य धारिता आ जाएगी 12 और 4, 1/12 प्लस 1/4, 12 LCM लोगे, है ना, और 4 3 12, 3 चौक 12, मतलब आपकी जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो 4 माइक्रोफैरड आ जाएगी। इनको श्रेणी क्रम में लेने पर हम थोड़ा सा डायरेक्टली बता रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो 4 माइक्रोफैरड, इन दोनों की जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो 3 माइक्रोफैरड आ जाएगी। अब इन्होंने ये कहा है, धारिता से कोई मतलब नहीं, विभव दे रहे हैं 20 वोल्ट का, तो अगर इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम आवेश का मान निकालेंगे, यानी Q1 का मान निकालेंगे, तो सूत्र लगा देंगे C1V। तो Q1 बराबर आपका हो जाएगा C1 इन दोनों का जो तुल्य धारिता है वो कितनी है आपका हो गया 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और V का मान कितना है 20, तो ये 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा माइक्रोकूलम, कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम। तो ये जो 40 माइक्रोकूलम का आवेश आया है वो इन दोनों की तुल्य धारिताओं से आया है, मतलब इन दोनों में जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा, आपस में समान होगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड में जो आवेश का मान होगा वो 40 माइक्रोकूलम होगा। इसी तरीके से इनकी तुल्य धारिता कितनी है 4 माइक्रोकूलम। अब इन पर आवेश निकालना है तो हम सूत्र लगा देंगे Q2 बराबर कितना हो जाएगा C2 इंटू में V। Q2 बराबर C2 की बात करें तो धारिता आई है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, और विभव कितना है 20, गुणा करेंगे तो 20 को कितना हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम होता है, माइक्रो लगा ही तो माइक्रो हो जाएगा। तो गलती हो गई क्या भाई, 3 चौक 12, 4 3 12, ये जो तुल्य धारिता आई है इसकी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। C2 की जो तुल्य धारिता आई है वो 3 आई है, देखिए 1/12 करोगे, 1/4 करोगे, LCM लोगे 12, 4 3 12, हाँ 4 3 12 आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड आएगा, तो यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, ये गलती हो गई। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम, अर्थात 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे, और इन पर जो आवेश की मात्रा होगी वो कितनी होगी 60 माइक्रोकूलम, ठीक है। और आपसे यही प्रश्न में पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ये जो संधारित्र लगे हैं इन पर जो है आवेश का मान कितना होगा। तो चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, दोनों पर आवेश का मान सेम होगा, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में थे, दोनों पर आवेश का मान समान होगा। तो पहले दोनों पर जो आवेश का मान होगा वो 40 माइक्रोकूलम, दूसरे दोनों पर जो आवेश का मान होगा वो 60 माइक्रोकूलम होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो आपका सेकंड चैप्टर था इसके सारे न्यूमेरिकल को मैंने डिस्कस कर दिया एक एक करके, ठीक है। अब इससे बाहर आप उम्मीद बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।